फ्री एनर्जी में 4 केसेस थे, चारों केसेस हमारे हो गए थे। और अगर आपने नहीं लिखने तो जल्दी से लिख लीजिए। गिब्स फ्री एनर्जी हमने कल पालन शुरू कर दिया था मैंने, तो इसका फॉर्मूला भी लिखा है डेल्टा G = डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ठीक है, 4 केसेस में पहला लिखिए, if a reaction is exothermic, अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, if a reaction is exothermic and entropy is increasing, अगर बच्चों रिएक्शन एक्सोथर्मिक है एंड एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग, तो इसे बस शॉर्ट में एक बार ऐसे लिखना है बेटा, -x मान लिया एक्सोथर्मिक का और एंट्रोपी इंक्रीजिंग को +y मान लिया। ये एंट्रोपी इंक्रीजिंग के लिए दिखा रहा हूं, ये एंथैल्पी के लिए दिखा रहा हूं। तो ये आ गया डेल्टा H -x माइनस T इंटू +y, और ब्रैकेट ओपन किया तो -x माइनस Ty, यानी ये नेगेटिव आएगा ऑलवेज। ठीक है, तो आगे लिखेंगे ऐसे ही पूरा लिखने का। ठीक है, नेगेटिव ऑलवेज, तो इट इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस व्हाटएवर द टेंपरेचर, चाहे टेंपरेचर लो हो चाहे हाई हो, हर टेंपरेचर पे ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, देन इट विल बी ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। बोलो बच्चों, क्लियर है? ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। ठीक है, नेक्स्ट इसका एग्जांपल लिखें। फॉर एग्जांपल कंबशन ऑफ फ्यूल्स, अगर किसी भी फ्यूल का कंबशन करेंगे, सपोज मैंने ये लिख दिया है C4H10 ब्यूटेन, इसका कंबशन करें तो ये आ जाएगा आपका CO2 एंड वाटर, और यहाँ 4CO2 5 वाटर, 4 + 2.5 6.5 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो ये कंबशन हो गया एंड ऑब्वियसली यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ रही है। ठीक है, एंट्रोपी बढ़ रही है क्योंकि शुरू में जो गैसेस है 7.5 मोल है, बाद में 9 मोल हो गए, तो और गैसेस ही बढ़ रही है, तो एंट्रोपी बढ़ रही है, और ये एक्सोथर्मिक भी है। ऑल कंबशंस आर एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक भी है। डन। सेकंड केस लिखते हैं। हाँ, एक्सोथर्मिक एंड एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग, एक्सोथर्मिक एंड एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग। यहाँ बेटा ये -5 हो जाएगा और ब्रैकेट खुलने के बाद ये +5 हो जाएगा। एक्सोथर्मिक एंड एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग, ये +5 हो गया। तो बेटा इस केस में बच्चों, इस केस में आंसर डेल्टा जी का प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। और वेरी गुड, फॉर डेल्टा जी नेगेटिव, अगर डेल्टा जी नेगेटिव करना है तो ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा होनी चाहिए, और डेल्टा जी नेगेटिव और डेल्टा जी नेगेटिव लाने के लिए गलत बोल गया, ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा होनी चाहिए, यानी x should be greater than C/, ठीक है। फॉर डेल्टा जी नेगेटिव टेम्परेचर शुड बी लो, अगर हमें नेगेटिव लाना है तो यहाँ टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। फॉर डेल्टा जी नेगेटिव टेम्परेचर शुड बी लो, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। फॉर डेल्टा जी नेगेटिव टेम्परेचर शुड बी लो। एग्जाम्पल, इसका क्या एग्जाम्पल होगा बच्चों? जैसे अगर आप वाटर से आइस बना रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ वाटर लिक्विड टू आइस, ठीक है। अगर आप यहाँ से आइस बनाएंगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा एंट्रोपी क्या हो रही है? एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग, या एंट्रोपी कम हो रही है। और वाटर से आइस बनाने में हीट निकलती है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक भी है। तो ये वाली रिएक्शन आपको मालूम है ना, पानी से बर्फ अपने आप कब बनता है? पानी से बर्फ अपने आप बन जाता है एट लो टेम्परेचर, ठीक है, एट लो टेम्परेचर। कल जो हमने 4 केस डिस्कस किए थे, लिखे नहीं थे इसलिए लिखा है, कल वाले ही है, कुछ निकला नहीं है अभी आपका, वही चारों केस लिखा है। डन। अगला बेटा, अगला है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंट्रोपी इंक्रीजिंग। तीसरा केस लिखे इसके बाद, केस थर्ड, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एंट्रोपी इंक्रीजिंग।
तो बच्चों अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है यहाँ प्लस कर लीजिए, और अगर एंट्रोपी इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे भी प्लस होगा। अब जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वाला ब्रैकेट में ये माइनस है, ये प्लस है। दैट मींस अगर आप चाहते हो इसका आंसर नेगेटिव आए तो आपको टेम्परेचर वाला फैक्टर इतना ज्यादा रखना पड़ेगा कि ये मल्टीप्लाई इससे ज्यादा हो, तो टेम्परेचर शुड बी हाई। अगर आप चाहते हैं डेल्टा जी नेगेटिव हो जाए तो टेम्परेचर हाई होना चाहिए, यानी इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा बेटा, आपने वाटर लिक्विड रखा और इस तरफ रख दिया वाटर वेपर, तो वाटर लिक्विड से वाटर वेपर जाते समय एंट्रोपी बढ़ती है, पार्टिकल बढ़ रहे हैं, और वाटर लिक्विड से वाटर वेपर एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये वाला जो प्रोसेस है वाटर लिक्विड से वाटर वेपर, ये इसका एग्जांपल हो गया। और ये सभी जानते हैं पानी अपने आप भाप कब बन रहा होता है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं। एंड ऑब्वियसली जब एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर आ जाता है जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। और उसके आगे करेंगे तो एक इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। अब वो कैसे, डन, कोई डाउट? चौथा और लास्ट केस क्या होगा, तीनों पढ़ के अपने आप लिख लो बेटा। चौथा केस, अब इन तीनों को पढ़ के चौथे को अंदाजा लगाइए क्या होगा। वेरी गुड। इसका एकदम उल्टा कहते हैं, सॉरी, एंडोथर्मिक को और एंट्रोपी डिक्रीज कर, तो एंडोथर्मिक एंट्रोपी डिक्रीज में आपका डेल्टा जी ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, और ऑलवेज पॉजिटिव कहेंगे, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ऑलवेज पॉजिटिव कहेंगे, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्लियर है चारों केसेस बेटा? डेल्टा जी के कई जगह फॉर्मूले होंगे, जैसे एक डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है माइनस वर्क डन, और वर्क डन होता है पी डेल्टा जी, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वर्क डन होगा चार्ज इनटू पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिसिटी में आप 12th में पढ़ेंगे, 12th में है ये कि इलेक्ट्रिकल वर्क क्या है, तो चार्ज इनटू पोटेंशियल है, तो वहां यही फॉर्मूला हम ऐसे लिख पाएंगे माइनस एन एफ ई। व्हाट इज ई? ई वहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और चार्ज की वैल्यू को n into f लिखा जाता है। तो डेल्टा जी का एक फॉर्मूला माइनस एन एफ ई भी होगा। वो फिलहाल इस साल तो आपको कब यूज करना है, 12th में यूज करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, पता होगा तो अच्छा लगेगा आपको। डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई, ठीक है। नेक्स्ट एक इसकी डायरेक्ट इक्वेशन ये भी है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q है, सॉरी ln Q, ठीक है। अब इसको जरा फिर से मैं लिख रहा हूं, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट, अगर मैं ये ln को log बेस 10 लिखूंगा तो मुझे एक कन्वर्जन फैक्टर यहां लिखना पड़ेगा 2.303, तो 2.303 RT log with the base 10 Q। तो ये इसकी एक और डेल्टा जी की इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये भी लिख लीजिए, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT ln Q। अभी बताओ भाई Q क्या है, ठीक है, आप चिंता ना करें। मान लीजिए कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई, अगर बेटा कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई तो डेल्टा जी कितना हो जाता है, 0। ये हमने पीछे लिखा है, डेल्टा जी नेगेटिव होता है स्पॉन्टेनियस के लिए और 0 होता है एट इक्विलिब्रियम के लिए। तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी की वैल्यू तो हो जाती है 0, बट कॉमन सेंस है जी नॉट थोड़ी 0 हो जाएगा। व्हाट इज जी नॉट? वो तो स्टैंडर्ड वैल्यूज है, स्टैंडर्ड तो जो आना है वो आएगा ही आएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, प्रैक्टिकल वैल्यू, उस समय की वैल्यू।
ये 0 हो जाएगा, ये तो वही का वही रहेगा। तो ये इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा जी नॉट माइनस 2.303 RT लॉग, और अब यहाँ के लिखा जाता है या केसी लिखा जाता है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इस के का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी अगला चैप्टर इक्विलिब्रियम है, उसमें डिटेल में आ जाएगा व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT log AC। डन। ये अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे, कमिंग चैप्टर में ये क्या है log AC। अभी पढ़ाऊंगा कैसे क्या। ठीक, चलिए थर्मोकेमिस्ट्री के लिए अगला नोट पॉइंट कपल्ड रिएक्शन, जो कल पढ़ लिया था बस लिखना है कपल्ड रिएक्शन। याद आ गया? कपल्ड रिएक्शन है ना, याद आ गया? गुड, डायरेक्टली लिख लीजिए। some reactions for example photosynthesis, some reactions for example photosynthesis have positive, some reaction for example photosynthesis has positive delta G values, positive delta G values, yet they are spontaneous. Some reactions for example photosynthesis have positive delta G values, yet they are spontaneous. फिर भी spontaneous है। It is due to some other reactions. It is due to some other reactions. Some other reactions which are also taking place. It is due to some other reactions which are also taking place simultaneously. It is due to some other reactions which are also taking place simultaneously, having delta G negative, इनका delta G बेटा negative होगा, having delta G negative and इनका delta G negative होगा and, चलो इतने से समझ में आ रहा है, आगे लिखने की जरूरत तो है नहीं। having delta G negative, और कहना क्या चाहते थे, और इनका delta G negative उससे भी ज्यादा होगा जो पहले पॉजिटिव था, लेकिन वो अपने आप अंडरस्टूड है। तो सच रिएक्शंस कैसी कहलाएंगी? कपल्ड रिएक्शन। एनी डाउट? तो बहुत सारे एंजाइम्स हैं या और छोटी-छोटी केमिकल रिएक्शन, बायोलॉजिकल रिएक्शन चलती हैं जिनका डेल्टा जी नेगेटिव होता है, और उस समय इतनी एनर्जी निकल जाती है कि वो डेल्टा जी जो फोटोसिंथेसिस वाला पॉजिटिव है वो भी ओवरकम हो जाता है, और वो रिएक्शन भी क्या हो जाती है फिर स्पॉन्टेनियस। फिलहाल ये क्लियर हो गया थर्मोडायनेमिक्स। आई होप तो चैप्टर पूरा क्लियर है। बस अब इसके ना एक बार क्वेश्चंस करा देंगे एनसीईआरटी की तो और अच्छा रहेगा। बुक है आपके पास? एनसीईआरटी है, कोई बात नहीं, कल से वो भी करा देंगे। इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ना इसके क्वेश्चंस थोड़े ऐसे होते हैं एनसीईआरटी के, स्पेशली पीछे के 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको तंग कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या अच्छे छोटों को तंग कर जाते हैं टीचर्स, उसमें मतलब फंबल हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। 2-3 क्वेश्चन वाकई में अच्छे हैं एनसीईआरटी के पीछे वाले। ठीक है, तो या तो उसे छोड़ देते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा आपको कल करा। ठीक, अब नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या स्टार्ट करते हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम, है ना। और कोई मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो चैप्टर बचे हैं अभी, वो ऑर्गेनिक क्या बचा है, हाइड्रोकार्बन। इनऑर्गेनिक में बचा है एस ब्लॉक पी ब्लॉक बचा, हाइड्रोजन हो चुका है, एस ब्लॉक पी ब्लॉक बचा है, रेडॉक्स हो चुका है। ठीक है, और फिजिकल में मेन चैप्टर एक जो बचा है वो इक्विलिब्रियम है, जो बड़ा चैप्टर है। ठीक है, फिजिकल में मेनली था हमारा गैसियस स्टेट, वो हो चुका था पहले। दूसरा था हमारा फिजिकल में थर्मोडायनेमिक्स, हो गया है। तीसरा बड़ा चैप्टर है इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हम इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं चाह रहा था इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने से पहले 1-2 दिन अगर आप चाहें तो थर्मो के क्वेश्चन पहले करा दिए जाए। हाँ, पहले कल से थर्मो क्वेश्चन करें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम वैसे पढ़ना, कल से थर्मो के क्वेश्चन करें। ठीक है, क्योंकि अभी टाइम और हेडिंग डालिए इक्विलिब्रियम। बेटा एस ब्लॉक एक बच्चे कह रहे हैं टोटली रेक्टिफिकेशन चैप्टर है, आप बेफिक्र रहो। हाँ, आप आ जाना, टेस्ट है क्या आपके यहाँ? टेस्ट है,
कोई बात नहीं, एस ब्लॉक इज टोटल रेक्टिफिकेशन। समय या और भी जो बच्चे एस ब्लॉक कह रहे हैं, एक आध बच्चे ने कहा है, आप बेफिक्र रहो, एस ब्लॉक में आपको मतलब ऑब्वियसली याद भी करा दूंगा यहीं पे कि उसमें बहुत कुछ पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग से लिंक है। पीरियोडिक टेबल का ही काफी कुछ है, बहुत इजीली याद भी हो जाएगा, आप टेंशन ना लो। चलिए हेडिंग डालते हैं, इक्विलिब्रियम चैप्टर है ना। थोड़ा सा इक्विलिब्रियम आज पढ़ लेते हैं, स्टार्टिंग हो जाएगी क्योंकि इट इज रियली बिग चैप्टर, बड़ा चैप्टर है इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। सबसे पहला इसमें चैप्टर की जो स्टार्टिंग होगी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन से होगी। कुछ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, बट इन दोनों ही रिएक्शन में एक लॉ लगता है व्हिच इज नोन एज लॉ ऑफ मास एक्शन। उस पे ये चैप्टर बेस्ड है, तो वो पहले हमें क्लियर करना होगा वो क्या है। तो पहला टर्म हम यहाँ पे पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव मास। कि एक्टिव मास क्या है, ठीक है। तो पहला हेडिंग है एक्टिव मास, जो इस चैप्टर में बार बार यूज होगा। ठीक है, एक्टिव मास। एक्टिव मास को हम इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जहां भी ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट लगी होगी तो उस शब्द को आपको बोलना होगा एक्टिव मास। जैसे अगर मैंने सपोज दैट ये लिखा है O2 और ब्रैकेट लगा दिया और कुछ भी वैल्यू लिखी है, तो आप कहोगे एक्टिव मास ऑफ O2 इज इतना, तो वो एक्टिव मास। बेसिकली एक्टिव मास है क्या, ये आपके लेवल में मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, जैसे आप मोलैरिटी कहते हो, तो एक्टिव मास आपके लेवल पे मोलैरिटी ही मानी गई है। बट थोड़ा सा अंतर होता है एक्टिव मास और मोलैरिटी में, अलग अलग वर्ड है मेरे कहने का मतलब, थोड़ा सा अंतर है। वो देखो क्या है, एक्टिव मास बेसिकली होता है मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्टिविटी कोफिशिएंट। एक्टिविटी कोफिशिएंट या एक्टिविटी फैक्टर ये होता है। लेकिन इस लेवल पे एक्टिविटी बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो आपके लेवल पे एक्टिविटी कोफिशिएंट, आपका लेवल कहने का मतलब 11 12 और आए, इस लेवल पे ये 1 है। और इसलिए एक्टिव मास हमारा बेसिकली इस लेवल पे मोलैरिटी ही माना जाता है। तो कहने का मतलब ये है, बस आपको शब्द बताया जा रहा है एक्टिव मास, अदरवाइज ये है वही मोलैरिटी। ठीक है, क्योंकि जब आपके लेवल पे ये हमेशा 1 है तो यही एक्टिव मास है, यही मोलैरिटी। बोलो समझ में आ गया। एक बड़ी सिंपल भाषा में बात करते हैं क्या बच्चों, जैसे यहाँ पढ़ने बच्चे आ रहे हैं, अब सपोज दैट 50 बच्चों की क्लास है नहीं, या 10 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, तो ये 10 बच्चे हो गए टोटल कंसंट्रेशन। ठीक है, ये टोटल मोलैरिटी हो गई। ठीक है, अब क्या यहाँ सभी पढ़ने आए, या सभी पे पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, क्या सभी एक्टिवली स्टडी कर रहे हैं? देखो कईयों की अंतरात्मा ने अपने आप जवाब दे दिया नहीं, तो दूसरों के लिए नहीं अपने लिए भी कह रहे हैं। फिलहाल कहीं ना कहीं यहाँ पे जितने आए हैं वो सारे के सारे तो एक्टिव है, तो ये तो टोटल मास है, क्या सारा एक्टिव है? बोले ना, कितना एक्टिव है? तो इसका कुछ फ्रैक्शन एक्टिव होगा, इसमें आधे, 1/4, कोई भी नहीं, व्हाटएवर। एक आध बच्चा नो लिख रहा है, पता नहीं क्या। ठीक है, नो का मतलब कोई भी सारे पढ़ने नहीं आए, ऑनलाइन वाला भी बैठ के कह रहा है, ठीक है, सारे पढ़ने नहीं आ रहे। तो फिलहाल यहाँ पे एक्टिव मास में ये जो मोलैरिटी है, ये क्या बता रही है? ओवरऑल कितने लोग हैं, कितनी मोलैरिटी, और ये फ्रैक्शन होगा 1/2, 1/3, 1/10 कि इसमें से कितने एक्टिव। लेकिन आपके लेवल पे ये मान लिया गया है कि जितने आए सब पढ़ने आए, यानी ये फैक्टर क्या मान लिया? सीधा 1 मान लिया, भैया सब पढ़ने आए, किसी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। हाँ तुम पढ़ने आए हो, एग्जैक्टली, कुछ तो पढ़ने ही आए हो ना, ठीक है, कुछ नहीं सत्संग ही होता रहता है यहाँ तो कभी कभी। तो एक्टिव मास इज मोलैरिटी। बोलो समझ में आया? Yes, sir. आपके लेवल पे मोलैरिटी लिखो जल्दी से। हेडिंग है एक्टिव मास, डैश के लिखे, इट इज मोलर कंसंट्रेशन, इट इज मोलर कंसंट्रेशन। अब आप अगर पूरा लिखना चाहते हैं कोई बच्चा, तो इट इज मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय एक्टिविटी फैक्टर। तो फॉर्मूले में आप लिख देंगे कि एक्टिव मास क्या है? इट इज मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय एक्टिविटी कोफिशिएंट। क्या है बेटा एक्टिव मास? मोलर कंसंट्रेशन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? एक्टिविटी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। और ये जो एक्टिविटी कोफिशिएंट है, ये एक्टिविटी कोफिशिएंट 1 माना गया। 1. हाँ जी बोलो, फिर से बोलो। The 1. हाँ, एक्टिविटी कोफिशिएंट 1 माना गया, गुड। ठीक है, तो व्हाट इज एक्टिव मास? एक्टिव मास सीधा सीधा क्या हो गया? मोलैरिटी।
अब बच्चों मोलैरिटी की यूनिट तो सब जानते ही हो, मोल्स पर लीटर होती है, तो इसका मतलब एक्टिव मास की यूनिट क्या है, मोल्स पर लीटर। जैसे कि लिखिए इट्स यूनिट इज मोल्स पर लीटर, एक्टिव मास की यूनिट हो गई है मोल्स पर लीटर। बोलो बेटा क्लियर है, कोई डाउट किसी बच्चे को एक्टिव मास में? व्हाट इज एक्टिव मास? एक्टिव मास एक मोलर कंसंट्रेशन है जिसकी यूनिट मोल्स पर लीटर है। अब इसमें एक पॉइंट सबसे अलग है बच्चों, इसका एक पॉइंट जो अलग है जिसकी वजह से स्पेशली पढ़ाया जाता है, वो पॉइंट ये है कि अगर कभी कोई सॉलिड टर्म आ जाए, सॉलिड सॉलिड लिक्विड गैस तो समझते हो यार, सॉलिड कोई टर्म आ जाए और उसका एक्टिव मास निकालने को कहें तो कभी नहीं निकालोगे, उसका एक्टिव मास न्यूमेरिकल में 1 रखोगे। वैसे वो 0 माना गया है, वैसे एक्टिव मास क्या माना गया है 0, लेकिन न्यूमेरिकल में क्यों कह रहा हूँ 1 रखोगे, क्योंकि अगर तुमने न्यूमेरिकल में मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है यहाँ, तो मल्टीप्लाई या डिवाइड में 0 से कर दिया तो कहानी गड़बड़ हो जाए, आंसर इंफिनिटी या नॉट डिवाइन आने लगेगा। तो उन्होंने कहा है उसे न्यूमेरिकल में भी जहां रखना हो 1 रख, अदरवाइज सॉलिड की वजह से आपको मानना है कोई भी एक्टिव मास नहीं। समझ में आया? फिर से सुन लो, कभी कोई सॉलिड बोला जाए, किसी सॉलिड का नाम दे दिया जाए और कहा जाए इसका एक्टिव मास बताओ, तो उसकी मोलैरिटी निकालने मत बैठ जाना, उसके मोल्स अपॉन वॉल्यूम लीटर मोलैरिटी होती है, मोल्स या मोलैरिटी नहीं निकालना, सॉलिड की एक्टिव मास नहीं निकालना, सॉलिड का एक्टिव मास हमेशा क्या रखना है, देखिए फॉर सॉलिड्स एक्टिव मास इज assumed 1, सॉलिड का एक्टिव मास 1 माना गया है, फॉर सॉलिड एक्टिव मास इज assumed 1 irrespective, for solid active mass is assumed 1 irrespective of its amount, चाहे वो कह दे भाई 1 क्विंटल है या 1 ग्राम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, irrespective of its amount। तो ये पॉइंट आगे चल के आप गलती करेंगे, इसलिए मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर कभी कोई सॉलिड आए, सॉलिड का एक्टिव मास आप क्या मान लें, चुप्पे चाप 1 मान लें, कभी मल्टीप्लाई और डिवाइड करके निकालने ना बैठे, ठीक है, होशियारी ज्यादा ना दो। और अगर कभी कोई गैस आती है तो गैस के एक्टिव मास की जगह प्रेशर लिया जा सकता है, तो एक पॉइंट लिख लीजिए, फॉर गैसेस, अभी बता रहा हूं बेटा, फॉर गैसेस एक्टिव मास कैन बी रिप्लेस्ड विद पार्शियल प्रेशर, गैसेस में एक्टिव मास की जगह उसका अपना प्रेशर जो होगा वही तो बताओगे ना, वो पार्शियल प्रेशर हो गया, और गैसेस एक्टिव मास कैन बी रिप्लेस्ड बाय पार्शियल प्रेशर, ठीक है। For gases, active mass can be replaced by partial pressure। अब पूछो क्या कह रहे थे? पार्शियल का मतलब क्या होता है? किसी एक गैस की वजह से जो प्रेशर होता है वो उसका पार्शियल प्रेशर, सारी गैसेस के प्रेशर का सम टोटल प्रेशर होता है, तो यहाँ पार्शियल लगाएंगे। अगर कोई गैस ए है, जैसे मान लो कंटेनर है, इसमें CO2 और हाइड्रोजन गैस है, CO2 की वजह से प्रेशर 6 एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोजन की वजह से 10 एटमॉस्फेयर है सपोज, तो टोटल प्रेशर तो 16 होगा। तो अगर कहा CO2 का एक्टिव मास, तो आप CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो बता देंगे, यानी CO2 की वैल्यू हमने 6 कही है तो 6 CO2 का पार्शियल प्रेशर। अब आया समझ? एक बच्चे ने पूछा व्हाट इज एक्टिविटी कोफिशिएंट, बेटा वैसे तो नाम से ही बता रहे हैं, एक्टिविटी कोफिशिएंट मतलब क्या है, एक्टिविटी फैक्टर, यानी ये फ्रैक्शन में वैल्यू होगी 1/2, 1/3, 1/4 ऐसी वैल्यू होगी, मतलब टोटल हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, मोल्स पर लीटर हैं, लेकिन उसमें से एक्टिव कितने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव, एक्टिव का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे आप पढ़ते हुए अभी समझते हो, 12th तक आते आते हर रिएक्शन को चलाने के लिए एक बैरियर होता है, हर रिएक्शन जब शुरू करते हैं तो हमें एक बैरियर क्रॉस करना होता है, जब वो क्रॉस होती है तभी रिएक्शन चलती है, चाहे वो एंडोथर्मिक हो चाहे वो एक्सोथर्मिक। अभी समझ में आया नहीं आया? फिर सुनो, आप चाहते हो कि कोई मैच स्टिक बर्न करे, माचिस की तीली को जलाना है, तो भाई माचिस की तीली को जलाना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी तभी जलेगा, एक उसका अपना फ्लैश पॉइंट है, ऐसा थोड़ी है कि भाई कि माचिस की तीली को आप यूं रखो तो हाँ ठीक है तुम्हें हम एनर्जी नहीं दे पा रहे हैं कोई बात नहीं, तुम भी कम एनर्जी छोड़ देना, चलो चलो, ऐसा नहीं होगा ना।
तो आपको उसको एक लेवल तक जाके हीट करना पड़ेगा, स्ट्रक करके, या कहीं पहले से आग जल रही हो वहां से, तब वो जलेगी। उसके जलने के बाद तुम्हारी इच्छा है तुम दिया जलाओ या अपना घर जला दो, टोटली डिपेंडिंग ऑन। इज इट क्लियर? पॉइंट समझ में आ रहा है? लेकिन पहले जलानी पड़ेगी। एक बॉम्ब है, उस बॉम्ब को जब हम एक्सप्लोड करते हैं, मान लो 10 लाख जूल एनर्जी मिलती है, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब टाइप का बहुत एनर्जी मिलती है। लेकिन ऐसा तो है नहीं वो पड़े पड़े अपने आप ही हो रहा। तो उस बॉम्ब को एक्सप्लोड कराने के लिए पहले कोई रिएक्शन तो इनिशिएट करनी पड़ेगी, कुछ एनर्जी तो देनी पड़ेगी। या फिर उससे क्या कोई मांड वाली हो सकती है, मतलब उससे क्या कोई सेटिंग हो सकती है कि बॉम्ब से क्या, देख ऐसा है तू जब फटेगा तो एनर्जी देगा 10 लाख जूल, हमें देनी है खाली 10 जूल जलाने के लिए तुझे, हम पे 10 जूल नहीं है, तू 10 लाख छोड़, तू 1 लाख जूल एनर्जी दे दी, ठीक है, जाओ फटो बेटा। ऐसा नहीं होता ना। तो भाई ऐसा करप्शन वहां नहीं चल रहा है कि 10 हमें देनी है, 10 की जगह 1 लाख दिए, दे कुछ नहीं पाएंगे, बाद में देंगे, वो नहीं होगा। इज इट क्लियर? वहां पहले एक लेवल क्रॉस करना पड़ेगा और उसके बाद ही रिएक्शन चलेगा। यहाँ तक समझ में आया? तो वो जो ना बैरियर है, उस लेवल को क्रॉस कितने कर पा रहे हैं, दे आर एक्टिव। हमने जितने लिए उस सारे के सारे थोड़ी बैरियर क्रॉस कर जाएंगे, कुछ क्रॉस कर पाएंगे, उस लेवल के आगे जाएंगे, कुछ नहीं जा पाएंगे। वो फ्रैक्शन आए, तो वो फ्रैक्शन जैसे 100 मॉलिक्यूल दिए, उसमें 5 है जो 50% मान के चल रहे हैं, एक्टिव नहीं है, 50 एक्टिव है, तो यहाँ एक्टिविटी कितने की है, हाफ की आ रही है। बट आज के लेवल पे एक्टिविटी कोएफिशिएंट क्या माना गया है, 1। मतलब जितने आपने लिए सब इफेक्टिव कोलिजन करेंगे या सब के सब एक्टिव है, ये मान। इज इट क्लियर? बस सॉलिड के एक्टिव मास ध्यान रखना है, गैसेस में कभी जरूरत हो एक्टिव मास को पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना। कोई डाउट? चलो एक क्वेश्चन लिख के देखते हैं। लिखे 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस, 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस, और जब भी कोई टेंपरेचर प्रेशर ना हो तो पूछने की जरूरत नहीं है, एसटीपी होता है। 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस, गिव इट्स एक्टिव मास। 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस, गिव इट्स एक्टिव मास। यहाँ सिर्फ एक्टिव मास पूछा गया है तो वही बताएंगे, जबरदस्ती प्रेशर ना बताएं। 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस, गिव इट्स एक्टिव मास। ऑक्सीजन गैस है, सॉलिड तो है, खुद ही बोल भी रहे हैं ऑक्सीजन गैस, अपनी नहीं समझ में आ रहा। 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस, गिव इट्स एक्टिव मास। कौन बताएगा? एक टेरिफिक क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। यस, हाँ नमन बताएंगे आज टेरिफिक क्वेश्चन का आंसर। यस नमन बोलो, दीदी आगे आ जाए। नमन बताओ कौन करता है ऐसे? बेटा ऐसे कौन कहता है? नमन बताएगा, पूछ क्या टेरिफिक आंसर। यस गुड, बताओ बेटा, बताओ बेटा, बताओ। डरो भगवान से, कुछ तो डरो। हे भगवान, हे भगवान। ओ बताओ। एक का भी उत्तर नहीं आया। गलत है बेटा, ये गलत जवाब है। बच्चों इसका आंसर है 1/22.4। और कोई भी गैस हो, कितनी भी हो, उसका एक्टिव मास इतना ही होता है। ऑल गैसेस हैव एक्टिव मास 1/22.4। नहीं आया समझ में? आ गया बेटा? नहीं आया? अरे भैया हर गैस के 22.4 लीटर में 1 मोल होता है, और एक्टिव मास का फॉर्मूला होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यानी 1 लीटर में कितने मोल है? हर गैस के 22.4 लीटर में 1 मोल है, तो 1 लीटर में कितने ही मोल आएंगे, इसलिए यही एक्टिव मास होगा। अब अगर आप 5.6 से करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। दिखाऊं कैसे? आप ये कहेंगे 5.6 लीटर है, तो मोल कितने हुए? 22.4 लीटर में 1 मोल, तो 5.6 लीटर में कितने मोल? बताओ बताओ। 22.4 लीटर में 1 मोल, 1 लीटर में कितने मोल? 5.6 लीटर में कितने मोल हो गए?
समझ में आ गया? कितने मोल आ गए? यहाँ तक तो क्लियर है। व्हाट इज एक्टिव मास मोल पर लीटर? तो 5.6 लीटर में इतने मोल, 1 लीटर में कितने मोल? 5.6 अपॉन 22.4 इंटू 1 अपॉन 5.6। अरे भैया सीधी बात, ये तुम लाए कहां से इतने नंबर, ये हमें बताओ। 5.6 अपॉन 22.4 लाए कहां से? ये तुम यहीं से लाए। 22.4 लीटर में 1 मोल है, तो 1 लीटर में इतने मोल है, यही तो निकालना है। 1 लीटर में कितने मोल है? ये नाटक करने की जरूरत ही क्या है? तुम्हें तो निकालना ही है 1 लीटर में कितने मोल है। तो 1 लीटर में क्या आंसर होगा? 1/1। आप कर लो। in a 10 liter container, in a 10 liter container, 10 gram of calcium carbonate CaCO3 in a 10 liter container, 10 gram of calcium carbonate यानी CaCO3, CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट भी बता देते हैं ब्रैकेट में, तो 100 है। 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यानी मॉलिक्यूलर वेट 100% गिव एक्टिव मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब भैया मैंने तुम्हें मास भी दे दिया, मॉलिक्यूलर वेट भी दे दिया, वॉल्यूम इन लीटर भी दे दिया। अब इनका निकाल पाए। In a 10 liter container, 10 gram of calcium carbonate, molecular weight 100%, give active mass of it. ऑप्शन भी दे दूं? Yes sir. 0.1, 0.01, 1, 10, 100। तो सारी वैल्यू वही है ना, 10 से डिवाइड होने वाली है, 10 से मल्टीप्लाई होने वाली। 0.1, 0.01, 10, 100, 1 ये आंसर। 1 है या 100 है, इसमें देख लो पहले कैलकुलेशन चेक करने के बाद में होता है ये मल्टीप्लाई कम डिवाइड करके, ये डिवाइड कम मल्टीप्लाई करके। हाँ, मोल्स पर लीटर एक्टिव मास होता है 10 लीटर कंटेनर ही। सॉल्व करो। एक्टिव मास, हाँ ऑनलाइन वाले जवाब दीजिए, हम आपको देख रहे हैं। बताइए एक्टिव मास का फॉर्मूला लिखते हैं हम दोबारा। मोल पर लीटर होता है मोल अपॉन वॉल्यूम लीटर। प्रगति, वेरी गुड बेटा। आंसर नहीं बताएंगे तुम्हें लेकिन, हाँ वेरी गुड। और कोई बच्चा? मोल कैसे बनते हैं भूल गए हो? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से मोल बनते हैं और इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम लीटर। हाँ बेटा गुड। 0.1 या 0.01? आगे वॉल्यूम भी है और इतनी मशक्कत के बाद भी आंसर 0.01, तो इसको हम 0.01 भी बोल सकते हैं। आप ये कह रहे हो। और बोले अभी तक 2 बच्चे आंसर सही दे चुके हैं, मात्र 2 बच्चों का आंसर सही, बाकी ऑनलाइन वाले सो गए हैं। हाँ रस्तोगी जी बोलिए आंसर। नहीं ऑनलाइन यही आ रहा है या 0.1 आ रहा है? और कई बार 10 भी दिखता है, कई बार 100 भी दिखता है। अच्छा कर रहे हैं रस्तोगी जी, कह रहे हैं हम कर रहे हैं सर, हमने हिम्मत नहीं आ रहा है बेटा। साइंटिफिक कैलकुलेटर में कितनी कर रहे हैं, जल्दी करिए बेटा, फास्ट फास्ट। 2 बच्चों का आंसर सही आ चुका है, ये वाला 02, मात्र 2 बच्चों का आंसर सही। इसका आंसर जो सबसे पहले हमें प्रगति बच्चे ने बताया था और एक बच्चे और जिसका नाम नहीं पता मुझे, 2 बच्चों ने दिया आंसर। इसका आंसर है, उत्तर है मन। कैल्शियम कार्बोनेट चूने के पत्थर को कहते हैं। लगा कि नहीं लगा? लगा कि नहीं लगा? लगा। और पहले बता दिया गया था कि अगर कभी सॉलिड आए, अगर कोई सॉलिड आए तो कैलकुलेट नहीं करना है। और तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हें ये पढ़ना सिखा रहा हूँ 10/100 गुणा 1/10 क्या होता है ये दिखा दूं, उसके लिए मैं घंटा भर यहाँ नाटक कर रहा हूँ, पढ़े होगे।
इट इज कॉमन सेंस यार। मैं अगर आपसे पूछना तो क्वेश्चन में देख लो, कोई ट्रिक तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। दो बच्चों ने आंसर दे दिया था विद रीजन। इसका आंसर वन इसलिए है कि ये सॉलिड है। आप लोगों ने भी एक दो ने मत कहा था, लेकिन वो तुक्का एप्लीकेशन था। अगर आप कंफर्म होते तो बार बार यही कहते ना, मतलब अगर आपको ना इसकी ट्रिक पकड़ में आ गई होती तो आप अभी तक 6 बारी बोल चुके थे वन 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 वन। लेकिन आप वन के बाद 0.1 और 0.01 तक चले गए, इसका मतलब आपके दिमाग में कंसेप्ट नहीं था। कंसेप्ट क्या? चूना है, लग गया। इज इट क्लियर? ये सॉलिड था और ये सॉलिड का एक्टिव मास वही रहता है। और ये जो वॉल्यूम दिया है कंटेनर का था, ये किसी सॉल्यूशन का थोड़ी था। ध्यान से देखो, मैंने ये नहीं कहा 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट 10 लीटर सॉल्यूशन ना, ये कहा है एक डब्बा है 10 लीटर का, उन डब्बे में रखा है कैल्शियम कार्बोनेट, हम निकालने लगे चूने का एक्टिव मास। इज इट क्लियर? चलो कोई बात नहीं, तुम लोग तो निकाल रहे हो। ऑनलाइन वाले एक से मैंने कह दिया, रस्तों कीजिए आंसर बताओ, कितने और चला दिए बाकी। वो बेचारा लिख के बता रहा हम कर रहे हैं कॉल, बहुत टफ है, बहुत मेहनत है, अभी हम कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। इज इट क्लियर? इस्तेमाल समझ में आया? थैंक यू। चलो कल हम पहले थर्मो के प्रॉब्लम्स करेंगे। कल मैं थर्मो की शीट्स दूंगा। अरे एक मिनट और बैठना बेटा, बस एक मिनट बेटा। जिस जिस बच्चे ने अभी फोटो नहीं दी है, फिर मैं कल से नहीं घुमाऊंगा, क्योंकि मुझे अगर आपने फोटो देनी है दो, नहीं देनी है फिर मैं अपना काम शुरू करूँ। ठीक है? आप लोगों को मैंने ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों फोटो के लिए कह रहा हूँ यार, फोटो के लिए बार बार कहला रहा हूँ। अपनी एक एक फोटो जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, जो आप चाहते हो कि आपकी, हाँ दो चार बच्चों दे दी बेटा, उत्तर आपकी आ गई, एक दो बच्चों ने और फोटो मेरे को भेज दी है, लेकिन सबने नहीं दिए ना, वो इसलिए बार बार अनाउंस करना पड़ रहा है। अबे फोटो के लिए कह रहा हूँ तो फोटो भेज दो, ठीक है? जिससे कि भाई मेरे को भी अगर किसी एडवर्टाइजर के पास जाना है ना, तो एक ही बार में काम हो जाए, रोज रोज होना हो। बेटा सेल्फी वेल्फी सब चलेगी। तुम्हें बता भी दिया फोटो काहे के लिए चाहिए, तुम्हारे को ही वापस होगी भाई। तुम्हें ठीक है? हैव ए नाइस टाइम, बाय। थैंक यू सर।